The French artist who prepared series of 4 painting. Who was that? Okay, आइए. The French artist. Who was Ernst Renan? हाँ? Ernst Renan कौन थे? Sir romantic जो वो था. That is Ernst Renan was a French philosopher. Ernst Renan कौन थे? He was a French philosopher. ये MCQ ही है सारे, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ. Okay, now just आइए. ये बुक MCQ है, that is advisor. Okay, now यूनाइटेड नेशन अच्छा यूनाइटेड नेशन. in which of the following years was the civil code also known as Napoleonic Code. 1804 में क्या हुआ था? That is Napoleon Code was framed having a number of in which of the civil code का मतलब उसमें कई तरीके के मॉडर्नाइजेशन थे जो उसने पत्थर पर अभिलेख करवाए थे. So it is embedded on it and Napoleon Code was on 1804. शेयान आगे आ जाओ, ठीक है. In which class of Europe was the idea of national unification popularized? तो यूनिफिकेशन इन विच क्लासेस ऑफ यूरोप की हमें यूनिफाई होना है. क्या ये लोअर क्लास में था या मिडिल क्लास में था या एलाइड क्लास में था? मिडिल क्लास में ये चीज़ थी कि हमको नेशनलिज्म के बारे में आना चाहिए. सो इट वाज सो एरिस्टोक्रेटिक क्लास, बिजनेस क्लास, लेबर क्लास और मिडिल क्लास. सो इट वाज in middle class it was called. The word liberalism derived from the Latin word liber. Liber means, what does it mean? Currency. देखो, it is liber. Liberalization is the word which is its etymology is from liber. So liberalization, does it come from liber? Yes sir. And does it mean freedom? Yes. तो लिबरलाइजेशन चाहे वो मनी का हो या किसी भी चीज़ में हो, अगर हमें स्वतंत्रता होती है बिजनेस में तो दैट इज ए काइंड ऑफ लिबरलाइजेशन. ठीक है. तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ मनमोहन सिंह ने किया था. नाउ इन विच ईयर वाज ए कस्टम यूनियन ज़ोलवरीन फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया. तो प्रूशिया में ज़ोलवरीन, प्रूशिया के राजा कौन थे जिन्होंने ज़ोलवरीन को इनिशिएट किया था? सो आई थिंक इट वाज कैसर विलियम ही कोई रहे होंगे, कैसर विलियम 2 रहे होंगे. तो फिर कई 39 स्टेट्स का उन्होंने क्या किया था, एक साथ मिला दिया था कि हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा. ओके. नाउ इट वाज सो द क्वेश्चन इज, बात ना करें द इन विच ईयर द कस्टम यूनियन, बात ना करें हमें. The custom union of Zollverein framed from the initiative of Prussia. ये कब हुआ? 18. Okay, that is 1834 में ये हुआ है. 1834 में. 1870 तक जो है रिपब्लिक, थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक हो चुका था.
तो थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक नेपोलियन 3 के टाइम पे हुआ था, थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक। सर कौन सा क्रोएशिया का चीफ मिनिस्टर है? केसर विलियम 2 रहे होंगे सर, इसमें देखने से पता सर, एक चलेगा। बार- हाँ। सर ज़ोल्वरीन के बारे में बताओ। सॉल्वरीन एक तरीके सर, का सर। सबके बीच में जो समझौता था वो साइन हुआ था 39 और जो यूरोपियन कंट्रीज में थे कि उनके बीच में अगर आपस में व्यापार होगा देन देयर इज नो टैरिफ, ये उनके बीच में कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, वो आपस में फ्रीली एक दूसरे के यहाँ अपना सामान ले जा सकते हैं, ला सकते हैं और कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सर थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक कब आई थी? 1870 फ्रेंच रिपब्लिक में, सर जब ज़ोल्वरीन हुआ था 1830 में फर्स्ट आई थी। हाँ बोलो। सर ज़ोल्वरीन हुआ था तब जर्मनी बन गया मतलब? जॉल्वरीन जब हुआ था तो इस दैट इज देखो जर्मनी तो तब भी नहीं बना था 1834 में। सर फिर तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ होना चाहिए ना? फ्रेडरिक विलियम 4 जो है, फ्रेडरिक विलियम 4 को ये बोला गया था कि आप बन जाएं, क्योंकि जब वहाँ पर सभा हो रही थी इन लोगों की, सर तो तो ज़ोल्वरीन के टाइम तो फिर फ्रेडरिक कौन सा वो चर्च था जो पॉल चर्च था, नहीं सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च, तो फिर वहाँ पर उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। इन लोगों ने ये जो 834 लोग थे 831 थे ना, तो वो लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने जर्मेनिया की बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई थी, बट वो वहीं पर वो भी था, वो एक रिप्रेजेंटेटिव था नोबल फैमिली का, लेकिन उसने मना कर दिया था कि हम जो है क्या नहीं रहेंगे। एक तरीके से जैसे हमने कोई ये बनाया है सर उसको मतलब गवर्नमेंट के अंदर रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंडर में रहना पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं कि यू शुड वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो उसने बोला हम मोनार्क तो रह सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं रह सकते जैसे लुईस 16 रहा है, क्योंकि उस केस में किसी की चलती नहीं है, तो उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है ये भी करीब करीब 1869 तक पूरा हुआ। 7 सीरीज ऑफ वार्स हुए हैं, 7 सालों तक के बाद में 3 बार हुए हैं। सर जर्मनी या फ्रांस? जर्मनी, सर तो जर्मनी फिर ज़ोल्वरीन के टाइम पे तो फ्रेडरिक तीन विलियम फोर्थ ही होगा ना? जो जैसे प्रूशो फ्रैंक वार ऐसे 3 वार हुए हैं इसने किए हैं, प्रूशो ऑस्ट्रिया वार ऐसे 3 जब वार हुए, उसके बाद फिर जर्मनी यूनिफाई हुआ। कुछ हिस्सा जर्मनी ने लिया इन लोगों से। यस सर, 1860 तक वहाँ से। 1860 तक लास्टली वो हो गया था यूनिफाई, यस सर। 1860 पे सर हुआ। 1871 दिया है इसमें। हाँ तो हम 69 याद कर रहे हैं, तो दैट इज 71 तक वो वही एक ही टाइम था जब सभी पूरी तरीके से यूनियन हुआ। यानी थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक के समय जैसे चार्ल्स जो था, चार्ल्स 10 के टाइम पे सेकंड वो आया था फ्रांस का, बता रहे हैं फ्रांस का रिवोल्यूशन, और थर्ड कब आया? नेपोलियन 3 के टाइम पे। और फर्स्ट रिवोल्यूशन जो है जुलाई 1830 का रिवोल्यूशन, वो सभी को मालूम है। तो इस तरीके से फ्रांस में 3 रिवोल्यूशन 3 रिपब्लिक हुए, 3 रिवोल्यूशन हुए और 3 बार रिपब्लिक हुआ फिर से। तो ये जो लिबरल्स थे क्या करते थे कि इन दोनों में हमेशा चलता था, एक क्या था कंजर्वेटिव्स थे और एक क्या थे लिबरल। तो कभी कंजर्वेटिव आगे आ जाते थे कि हम मोनार्क चाहते हैं, कंजर्वेटिव चाहते थे कि हम मोनार्की तो हो लेकिन क्या है वो कॉन्स्टिट्यूट धीरे धीरे हो। कभी लिबरल आगे हो गए, कभी इसी चक्कर में रिपब्लिक बार बार चेंज होता रहा, कभी मोनार्की आ गई तो कभी कुछ आ गया। तो आप ये जान लीजिए कि जॉल्वरीन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1834 में। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वियना पीस ट्रीटी। और ये जो वियना की पीस ट्रीटी थी आपको मालूम है? नेपोलियन जब 1815 में हारा तो उसको जो अलग अलग एलाइड फोर्सेस ने हराया था, तो वियना की संधि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, और ये ऑस्ट्रिया में हुई थी और ड्यूक मेटरनिक के समय में हुई थी। क्योंकि उसने किया था। तो ये कब हुई होगी? क्या ये 1834 में या 1815 में? 1815 में हुई। द पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। उस कंजर्वेटिव। यस, इट इज सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म। कंजर्वेटिज्म। सो लेट अस चेक इट। That is B. Which among, यानी यही बात है, कंजर्वेटिव्स वो जो थे they preferred slow change over the quick change। अब देखो, who among the following established the organization named Young Italy? Young Italy सर
मार्शलीज में। Yes, it is correct. गुसीपी मजीनी ने क्या? Who was गुसीपी मजीनी? तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, ब्रिटिश रिवोल्यूशनरी, इटालियन रिवोल्यूशनरी और ये ठीक है। Now, in which of the following years the Frankfurt Parliament convened in St. Paul Church में ये कब हुई है? सर वो 831 मेंबर वाला सर हाँ। मार्च सर में 18 मार्च 1848 में हुआ 18 मार्च ये 1848 अच्छा बताया नहीं, फोन क्या? 1848 में that is 11th it is exact so ये जो कन्वीन हुई है 1848 में। लेट रिवोल्यूशन शुरू हुआ है लेकिन जल्दी कंप्लीट हुआ। प्रवीण ये कब कंप्लीट हुआ इनका जो जर्मनी का? 7 साल का बाद हुआ 1840 के बाद। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि ये हो गया 60 में कंप्लीट हुआ क्या? अगर ऐसा हुआ तो 71 है तो अभी 48 से शुरू होकर के 50, 60, 70 22 साल में हुआ है, लेकिन 7 साल का कंटिन्यूअस वार रूसिया ने झेला है। तो उसके बाद ये चीज़ हुई। 48 इम्पॉर्टेंट डेट है कि उस समय क्या हुआ ये मतलब ये जो है जो कौन से चर्च में? सेंट पॉल चर्च। हाँ बोलो। सर ये होलो मिरर किधर है? ऑल ऑफ वर्सलीज है, दैट इज पैलेस ऑफ वर्सलीज। पेरिस में है। पैलेस ऑफ वर्सलीज जो है फ्रांस में, पेरिस में ही होगा। ये एक वर्सीलिया वहाँ का सिटी है। सर आपने बोला था कि वो जर्मनी में सब यूनिट देखो जो मैं बता रहा हूँ, हाँ उन्होंने अपनी जगह नहीं किया है। सुनिए इधर, जस्ट पे अटेंशन। तो ये पहले क्या था, लुई 16 से पहले वाले, लुई 14 तक के लोग पुराने बंगले में रहते थे, उनके पास पुराना पैलेस था। और जब पैलेस ऑफ वर्सलीज है तो 15 और 16 वालों ने ये नया बंगला बनाया। तो एक जो पैलेस ऑफ ट्यूरीज है, हमने बताया था ना, तो 2 अलग पैलेस हैं वहीं पर जो वर्सलीज में। एक ट्यूरीज है, वो भी बड़ा बंगला है, वो आप उसमें देखेंगे जो हमने वीडियो दिया है। और फिर उसमें फिर ये लोगों फिर ये नहीं रहते थे, फिर नॉवेलिटीज़ को दे दिया और खुद किस में लेने लगे। ये बहुत सोना इसमें मड़ा हुआ है पैलेस ऑफ वर्सलीज। तो ये तो बात है। लेकिन यही अब देखो हॉल ऑफ मिरर है, आई थिंक इट इज सिचुएटेड इन पैलेस ऑफ वर्सलीज ओनली। वो एक हॉल है, हॉल ऑफ मिरर उसी में है। तो वहीं पर आकर के उन लोगों ने अपना जश्न मनाया स्वतंत्रता। सर जर्मनी में यूनिफिकेशन भी उधर ही हुआ। हाँ तो बस एक तरीके के अनाउंसमेंट हुआ, सारे लोग को बुलाया, हॉल ऑफ मिरर में हुआ। अच्छा ये बात देखिए कि द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज लेड बाय, किसने इसे लीड किया? और सर जिसकी क्वालिटी मशीनी और देखो 4 नाम है। एक तो है ऑटो वन बिस्मार्क, एक वेक्टर इमैनुअल, ठीक है, और एक ये दैट इज कैवूर, कैमिलियो डी कैवूर, ठीक है। तो बताओ सर सी कौन सा सही है इसमें? इटली का 12th वाला सी, ये बात सही है, जॉन कैमिलो डी कैवूर, ठीक है। तो फिर अगर ऐसी बात है तो बिस्मार्क ने किसका जर्मनी का किया है। और वेक्टर इमैनुअल कौन था? सर हाँ इटली का पहला जो फ्री इटली हुई है ना, सब जब यूनिफाइड इटली, उसका पहला राजा था। और ये बताइए फिर कैवूर क्या बना वहाँ का? सर मिनिस्टर बना रहा सर। प्राइम मिनिस्टर इटली का पहला प्राइम मिनिस्टर ये बना था। और ये इमैनुअल वहाँ का क्या बना था? किंग, मतलब राजा भी था प्राइम मिनिस्टर भी था। इस तरह सार्डिनिया पिडमोंट का बना। सर वो 2 उनके पास टेरिटरीज थे। देखो ये इमैनुअल तो वहीं का ही था और फिर वो वहाँ का राजा बन गया। सार्डिनिया पिडमोंट का था ही, पिडमोंट सर पहले जब वो डिवाइड है तब सर यही 2 थे इनके पास। फिर बाद में अब देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द एक्ट ऑफ यूनियन साइन। तो एक्ट ऑफ यूनियन किसके किसके बीच साइन हुई और किस साल में साइन हुई, ये भी बताओ। ब्रिटेन और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। देखो फिर सुन लो, ये बात ऐसे नहीं है कि ब्रिटेन मत बोलो, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को ब्रिटेन बोला जाता है। जब आयरलैंड मिल गया तब ग्रेट ब्रिटेन है, ऐसे मत बोलो। ब्रिटेन पहले ही बोल दोगे तो स्कॉटलैंड को क्या मिलाओगे? तो ये ध्यान रखो, किसको किसको मिला के ब्रिटेन बोला जाता है? इंग्लैंड प्लस और स्कॉटलैंड, इनको क्या मिलाया? सर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स को था क्या? वेल्स देखो इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है। फिर आयरलैंड, तो इससे क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन। और ये बात आपको मालूम है इन सब के फ्लैग एक ही में शामिल है। हाँ ये चीज़ है। तो ऐसे
Okay, now, okay, who was proclaimed the king of unified Italy in 1861 में? Yes, it is correct. Emmanuel II. Who is the most popular among the freedom fighters of Italy? देख लो, अब आप गैरीबाल्डी को बोल सकते हो, जब मदीनी वो प्रैक्टिस करता था, है ना, यूनिफाई करता था, लेकिन सेनानियों की तरह कौन लड़ा? जो वो है ना, रोम के नीचे का हिस्सा था, वो सब वहाँ पर साउथ इटली किसने यूनिफाई किया? वहाँ के लोगों को, जो लोकल लोगों को मिला करके, कबीले वालों को। तो ये दैट इज गुस्सीपी गैरीबाल्डी वाज द रियल फ्रीडम फाइटर। तो कौन कौन किसके किसके 4 लोगों के नाम बताइए प्रांजल, जो इटली के यूनिफिकेशन में सहयोगी थे। सर गुस्सीपी गैरीबाल्डी, सर काबूल, सर मज़ीनी और सर इमैनुअल का भी नाम बताना पड़ेगा भाई, वो तो राजा। इमैनुअल II। हाँ, 4 लोग। ओके, नाउ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द एक्ट ऑफ यूनियन साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड? 1707। ये सही बता रहे हैं, इनके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1707 है क्या? 15th का सी, दैट इज 1707, बट इट वाज अ चीटिंग फॉर द स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड को वहाँ के लोगों की बड़ी घेरदार पोशाक थी, उनका मजाक उड़ाएगा कि यू आर सो बैड। तो वो जब संसद में पहुँचे ना, उनकी भाषा को भी मान्यता नहीं दी गई, वो एक तरीके से उसका पपेट बन के रह गया। अभी भी स्कॉटलैंड वाले, अभी देखा था 3 साल पहले कि हमें फ्री करो, तुम्हारे साथ नहीं रहते, एक्ट ऑफ यूनियन फर्जी है, आज तक लड़ रहे हैं। तो ये बहुत थोड़े दिन पहले जब ओलंपिक्स में स्कॉटलैंड ने अपना वो जो नृत्य दिखाया था, तब दुनिया हैरान रह गई कि इतनी रिच कल्चर है स्कॉटलैंड का। तो तब पता चला कि बिल्कुल अलग है कल्चर, स्कॉटिश कल्चर। स्कॉटिश कल्चर में जानते हो क्या है कि वो खाना उनको बहुत फेवरेट है, वो खाते हैं और बार बार उल्टी करते हैं, बार बार खाते हैं। ये पूरी दुनिया में पहला है, और पहले खाएंगे फिर पलटेंगे, फिर खाएंगे फिर पलटेंगे। इसीलिए उनको वर्ल्ड का पिग कहा जाता है, वो वर्ल्ड के पिग हैं। अब देखो, नाउ which of the following countries were forcibly incorporated? ये बात सही है, आयरलैंड है। तब जर्मन ओक, तो जर्मन ओक जो थी वो आप देखें जर्मेनिया की तलवार में भी है, वो ओक किसका है भाई? ये जो है, ये तलवार है ना, उसकी स्वॉर्ड जर्मेनिया की, इसमें ओक की पत्तियां लिपटी हुई हैं। सर हीरोइज्म का ही है, पीस का नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इसमें 17 ए हीरोइज्म का ही है। वो जर्मन ओक की उसने वो भी लगा रखी है, वो क्राउन पहन रखी है। था कौन सा हीरोइज्म? हीरोइज्म का मतलब है कि मतलब हीरो की किसी भी चीज का जो है मेन लीडर, ठीक है। और इसमें कौन सा रहा हिस्ट्री में? सर बस चलिए नेक्स्ट आते हैं, जस्ट डिस्कस ही करते हैं। नाउ सर जंकर्स भी बता दो एक बार। लार्ज फिर हम और देख लेंगे दूसरे में से। तो ओके, नाउ अब ज्योग्राफी पे आएंगे। तो ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी में कौन सा आ रहा है? सर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर। सर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट और मैप किससे वही तो भी एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं। अरे अच्छा सर वो- एग्रीकल्चर के एमसीक्यू ये लो, ये किसका है? इसमें एक आपने पूछा था ना, 11 सर 11th क्वेश्चन। तो चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द फ्रेडरिक सेड्यू। सर फ्रेंच आर्टिस्ट। सर उसमें गलत है, मैंने देखा था। सर वो वे गलत नोट किए। सर फ्रेंच ही था फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट लाइन में लिखा है। वो यश नहीं आता। नाउ मेरी बात। घर पे हेलो हेलो हेलो, सर दरवाजा खोल। इससे तो मैं
नेशनैलिटी ऑफ फ्रेडरिक सैल्यू। फड़फड़ा रहा है। इस बार नवरात्र होगी क्या नवरात्र नवरात्र होंगे क्या दरबार दरबार तेरे को किसके साथ ये नहीं पास कर रहा है इसलिए टिकट चाहिए तो नहीं इनका नेशनैलिटी क्या था? तो फ्रेंच ही था फ्रेंच अरे उसका सर इधर तो सर फ्रेंच आर्टिस्ट दे रखा बुक में। अरे भाई फर्स्ट पेज फ्रेंच एनग्रेवर, फ्रेंच ही है। यस सर सर आपने ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which one of the following types of resources is iron ore? So iron ore किस तरीके का है? आयरन और इट इज नॉन रिन्यूएबल कहा गया है, यानी आयरन तो क्या है कि वो रिसाइकल हो सकता है और ये सब नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार आपने निकाल लिया तो क्या जमीन में फिर से आयरन और आ जाएगा? जितना है उतना ही रहेगा। आपने उसको निकाल लिया तो जमीन में फिर से तो नहीं आ सकता। इवन ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या ये रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? एक बार निकल गया तो निकल गया, उसको यूज कर लो। ऐसे आयरन फिर रिसाइकल कर सकते हो लेकिन और नहीं मिलेगा। Under which of the following type of resources can tidal energy be put? So, tidal energy किस तरीके से है? जैसे टाइड आते हैं, अब टाइडल एनर्जी का मतलब है, जरा सुनिए कि मान लीजिए मून है तो आपको मालूम है कि नाइट में कभी आप बॉम्बे के पास गए हो तो पानी बिल्कुल किनारे तक आ जाता है। जब मून ऊपर आएगा तो मून की ग्रेविटी से पानी 1-1 मीटर चढ़ जाता है। 1 मीटर। दिन में 2 बार ऐसा होता है, मून आता है, दिन में भी आता है लेकिन पता नहीं चलता। तो 2 बार हाई टाइड आते हैं, 2 बार लो टाइड आते हैं, पर डे ऐसा होता है। तो टाइडल एनर्जी में अगर पानी ऊपर चढ़ गया और हमारे पास एक एस्चुअरी है, एस्चुअरी का मतलब एक इस तरीके का बैरियर है, और मैं यहाँ डैम बना दूँ, पानी को चढ़ने दूँ और लेकिन फिर वहाँ पे बैरियर गिरा दूँ और फिर उसमें से पानी धीरे धीरे गिरे और लेकिन वहाँ व्हील घूमे, तो व्हील घूमेगी तो क्या उससे बिजली बनेगी? क्योंकि वो टरबाइन है, क्योंकि उसके घूमने से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे। अभी हमारे में एक चैप्टर आ रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब जितने पानी गिरते हैं ना डैम से, उनसे बिजली बनती है। तो पानी अगर मान लो चढ़ गया और एक एस्चुअरी है तो पानी वहाँ चढ़ गया, और ऐसी जगह जहाँ पर पानी कैद हो गया है वहाँ पर एक हमने बैरियर लगा दिया तो पानी यहाँ चढ़ा है, बाकी जगह का तो उतर गया ना, यहाँ तो नहीं उतर पाया, यहाँ चढ़ने दिया लेकिन उतरने नहीं देना, बैरियर गिरा दिया। तो जब ये गिरेगा स्लरी से तो उसमें वो जो स्लूज वाल होती है, तो स्लूज वाल से जब गिरेगा टरबाइन घूमेगी, बिजली बन जाएगी। तो बताओ ये जो इस तरीके का सोर्स है टाइडल एनर्जी, ये रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? दिन में 2 बार करो, जिंदगी भर करो, कभी खर्च हो है? रिन्यूएबल है, क्योंकि बार बार टाइड आएगी तो बार बार पानी चढ़ेगा, उतरेगा तो बिजली बना। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब उसको फिर से आप नहीं ले सकते। कोल का पूछ रहे हैं क्या? कोल नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल है। अब आगे देखो कि which one of the following is the main cause of land degradation? सर ओवर इरिगेशन। तो that is intensive cultivation, over irrigation। तो अगर ओवर इरिगेशन करोगे तो पानी क्या हो जाएगा? It runs to the water resource। तो उसका जितना मिनरल्स है वो सब चला जाएगा, और फिर जब उसमें कुछ रह नहीं जाएगा न्यूट्रिएंट्स तो वो कैसे हो जाएगा? तो ये चीज क्या है? लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेड हुई है वो ओवर इरिगेशन की वजह से हुई है, क्योंकि इंदिरा नहर का जो पूरा जाल है वो मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में है और इसी ने बर्बाद कर दिया। तो क्योंकि पानी रन ऑफ हो जाता है टू नियर बाई वाटर बॉडीज। तो मतलब वहाँ पर इंदिरा नहर है ना, इंदिरा नहर तो यहाँ तक भी आई है, आप ये देखो कायलाना लेक तक, नहीं तो जोधपुर में तो 1-2 पेड़ थे, तो ये सब इतने पेड़ कहाँ से आ गए? कायलाना लेक है वो इंदिरा नहर की मेहरबानी, जाके देखो यहाँ तक पहुँचा दिया पानी। तो इन विच ऑफ द, ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस का मतलब जानते हो इस तरीके से जो होता नहीं है शहर के मकान में अलग अलग, तो जैसे घरों में टेरेस नहीं होती है, छज्जा बना हुआ होता है, तो टेरेस फार्मिंग है। ये कहाँ पर होगा? असम। देखो 4 दिए हैं, पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ये सही बता रहे हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल सर फाउंड? महाराष्ट्र गुजरात गुजरात ये सही है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में तो पूरी ब्लैक सॉइल है। कॉटन, क्या वहाँ पे कॉटन इसीलिए होता है? और जो सूरत अहमदाबाद है, कॉटन का क्या टेक्सटाइल तब इंडस्ट्री से है, जब से अंग्रेज आए थे, Yes, sir, yes, sir. अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है ना। हेलो, भाई खोल दे आगे वाले अभी तो मैं क्लास में हूँ, आप आ जाओ 7:15 पे। अच्छा तो फिर आप 5:15 पे आ जाओ। हाँ, 11 बजे रात को ना। ओके, मैं बात करता हूँ, ठीक है। पास से ही लेकर आएंगे पता नहीं क्या मांगा था। क्या आकाश हाँ। पंद्रह का। हाँ हाँ नहीं पता ही नहीं वो भी मैंने बता दूंगा न्यूज़ हाँ हेलो, आप वो जो नीचे के फैन लगा रखा है, बिजली और ये फैन नहीं चालू कर रहा है, तो पेन सूट नहीं कर रहा है। कह रहा हम 2 दिन तक और नहीं करेंगे और वो करना है पेन वालों से कर दो। आप कैसे होगा? तो अरे तेरे को पता ही है अच्छा है, वो नहीं चालू कर रहा है, उसको एक बार आके बोलो, वो अभी दोपहर में अरे लोगों से झगड़ा अरे आज यही का पड़ता है, करो और हमसे ना बोलो। क्योंकि पेन नहीं सूख रहा है, पहला दूसरा कैसे करेंगे? अभी पहले हम 2 दिन और नीचे 2 दिन बाद चालू करेंगे, उसी से बात करिए ना। बैठो बैठो, ठीक से बैठो, ठीक है। नाउ everything available in our environment which can be used to Sir, satisfy resources. is termed as resources on the basis of origin. The biotic. ठीक है, origin से तो बायोटिक और एबायोटिक ही है। Now which type of resource is raw? बायोटिक है कि एबायोटिक है कि सर क्या चीज individual? क्या चीज Raw. रॉक सर एबायोटिक Now, which of the following is renewable resources? Wind energy, forest, solar power, all of these. All of these. सभी हैं. Which of the following is non-recyclable? Fossil fuels. The fossil fuels. Yes. Which of the following resource belong to the nation? National resource, biotic resource, developed National resource. abiotic resource. नेशनल रिसोर्स चेक करते हैं, ऐसा सर, कोई national रिसोर्स resource. है भी क्या? हाँ सर नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी नेशनल रिसोर्स बिलोंग टू नेशन, क्योंकि जो हमारा कुछ रिसोर्स है 12 माइल तक की बाउंड्री है, नॉटिकल माइल जो ठीक है नॉटिकल माइल तक की रेडियल जो होती है बाउंड्री, वो दैट इज इंटरनेशनल, वो हमारी है, उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाती है वाटर, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं और बाकी वो किसी की बेनिफिट नहीं है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, दैट इज किसी भी, जैसे इस टेबल पर जो जो रखा है वो इसका सबसेट है, तो स्टॉक के अंदर में क्या क्या चीज, जैसे इस कमरे में जो जो चीजें रखी हैं, कमरा एक सेट है, Yes. और कमरे में जो जो चीजें रखी वो क्या है, सबसेट, ठीक है। सो श्रेयान आप बताइए कि विच आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ स्टॉक, रिजर्व इज द सबसेट ऑफ स्टॉक, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स, व्हिच इज द रिजर्व इज द सबसेट ऑफ स्टॉक। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? क्वेश्चन में देखो कि दैट इज, जैसे मान लीजिए एक फल की टोकरी है, तो फल की टोकरी में जो फल रखे हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, सेट के अंदर सबसेट क्या होता है, ऐसे समझो, जैसे एक कमरा है,
क्या ये कमरा एक सेट है और इस कमरे में एक बक्सा रख दिया जाए और उस बक्से के अंदर सामान हो, तो बक्से के अंदर ताला बंद है, लेकिन वो जो चीज़ है बक्सा खुद ही एक सेट है क्योंकि उसके अंदर सामान रखे हैं। तो क्या ये कमरा अगर सेट है तो बक्सा इसका एक सबसेट है? वास्तव में इसके अंदर भी जो सामान है वो इसी के ही हैं। जैसे इस टेबल पे जो सामान रखा हुआ है क्या वो इस कमरे में भी रखा हुआ है? यस यस। तो ये जो टेबल है क्या इस कमरे की सबसेट है? क्योंकि इसके ऊपर का जो सामान है वो इस कमरे में भी है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा है कि जो रिजर्व है ये जितना भी हमारे पास स्टॉक है उसका एक सबसेट है। रिजर्व हमने आगे की जनरेशन के लिए रखा है, बट हाउ एवर इट इज स्टॉक इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल यूटिलाइज इट फॉर करंट जनरेशन एंड वी विल नॉट वेट और लीव एनीथिंग फॉर फोर्थ कमिंग जनरेशन, आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो रिजर्व है वो भी तो सबसेट ही है टोटल स्टॉक का। हम ये हमारी जेंटलनेस है कि हमने आगे के लिए छोड़ा और सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट जैसे हम लोगों ने नहीं देखा था कि 1992 जो रियल नंबर्स हैं उनके अंदर क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से एक दूसरे के वो सबसेट्स हैं। समझ में आई बात कि नहीं? एक एग्जांपल दे रहे हैं विच व्हेन वाज रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कन्वीन? 1992 में हुआ है। ये बात सही है। इट इज 1992। देयर इज इनफ टू एवरीबॉडी इज नीडेड। किसने कहा? ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया? सबसे ज्यादा दैट शुड बी करेक्ट, क्योंकि जितने नदर्न प्लेन है उसमें चिकनी मिट्टी है जो सिल्ट लाई गई है नदियों से। लेट अस सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। 10 is A. Now, in which of the following area is alluvial soil found? सर गंगा सतलुज प्लेन्स और Yes, जो भी हिमालयन रिवर्स हैं, जो भी जहाँ जहाँ उनके प्लेन्स हैं, that is northern India. Northern India में इस तरीके के प्लेन है। Now एक दो क्वेश्चन हमें श्रेयांश से पूछने दो, बिकॉज वो यॉइंग कर रहे हैं। थोड़ा सा पूछते हैं तो आप लोग What is old alluvial soil called? ओल्ड एलुवियल सॉइल सिल्व आंसर। Now, ओल्ड एलुवियल सॉइल खादर कही जाती कि भांगर कही जाती है कि ब्लैक कही जाती कि फॉरेस्ट सॉइल? नाउ बताइए। सर खाली नाउ द ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड भांगर। तो भांगर ही कही जाती है। इट इज करेक्ट। सर क्या मतलब जैसे एक होती है पहाड़ से नीचे गिरी तो वो जस्ट नीचे नीचे जानते हो क्या है? उत्तराखंड है। जब तुम ऋषिकेश जाओगे ना तो वो कैसी है? अभी अभी मिट्टी बनी है, लेकिन वो ढुलकती ढुलकती जब 2000 किलोमीटर आगे जाएगी रोल करते करते तो बिल्कुल महीन हो जाएगी। तो वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, वो भांगर ठीक है। खादर वो होता है जिसमें पानी एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा क्षमता है, वो रिटेन नहीं कर पाता। लेकिन भांगर कैसी है? जो बहुत आगे निकल गई है, तो वो चीज़ भांगर हो जाती है। और जो जस्ट उसके वैली में पाई जाती है, माउंटेन की वैली में, तो वो फिर खादर है। उसमें मोटे मोटे कंकड़ होते हैं। Which of the following soil is most fertile? Now, Pranjal, खादर, भांगर, लेटराइट और एरिड? सर ऑप्शन क्या है? खादर, भांगर, लेटराइट और एरिड। इसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन है? खादर। ज्यादा नहीं फर्टाइल होता है। जो पहाड़ों यहाँ से जो गिरी है ना सीधे सीधे, सबसे ज्यादा फर्टाइल मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड और आसपास की मिट्टी है, हिमाचल प्रदेश। सर भंगार हो सर गया। हिमाचल चेक कर लेते हैं। देखो प्रदेश। फिर भी हम आपकी बात चेक कर लेते हैं। फिर अभी मैंने इसका आंसर नहीं देखा है। विच इज द मोस्ट फर्टाइल? 13 का ए। जैसा कि इन्होंने बताया श्रेयान ने खादर, इस दोनों आंसर इनके सही है। खादर है जो बिल्कुल अभी पहाड़ों के नीचे उत्तरांचल मतलब हिमालय के आंचल में, हिमांचल, हिम के आंचल में बसा हुआ प्रदेश। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से इट हैज़ खादर, जिसमें बड़े बड़े कंकड़ भी हैं, पेबल्स भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, लेकिन वो चूंकि ऊपर से उतरी है और वो डेप्लीट नहीं है, उसका वाटर में मिला नहीं है मिनरल्स, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल। तो फर्टाइल पूछ रहा है क्वेश्चन। फर्टाइल पूछा कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन है, तो वो ये। अब देखो, which of the following soil is most suitable for growing cotton? सर ब्लैक सॉइल Black soil तो नहीं है। That is, ये black soil ठीक है।
BMI के बारे में भी बता देंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। ओके, मैं सर हाइट इन मीटर्स और वेट इन किलोग्राम्स और उसका स्क्वायर वही है सर। फॉर्मूला ऑफ BMI और इसका एक रेशो भी है। देखो kg/मीटर स्क्वायर इस तरीके से आप थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, kg/मीटर स्क्वायर, kg का स्क्वायर नहीं है तो हाइट का स्क्वायर है। और ये BMI कितना होना चाहिए? That is सर 18 से कम होना चाहिए, 18.5 के बीच, मतलब सर 18.5 से What is the range of BMI? अरे नहीं, 18.5 नहीं, से ठीक है। कम में ये सही है, 18.5 से 24.9 है। अरे वो मैं गलत हो रहा है। कितना मैं सर? वही चाह रहा हूँ। देखो 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तो 25 से 20 हेल्दी वेट रेंज, ये यू आर इन हेल्दी वेट रेंज, बिटवीन 25 टू 29 ओवर वेट। अगर मान लो 25 से 29 है तो क्या है? ओवर वेट। और अंडर वेट में इससे नीचे हो जाएगा, ठीक है। और सर ये हाइट टू मीटर स्क्वायर में सर कैसे? ओबीज रेंज फिर से देखो ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये BMI इस तरीके से निकाला गया है। केजी के हो तुम 4500 मीटर के हो एक, तो उस तरीके से नहीं लिया जाएगा कि हमने इस तरीके से लिया जितना भी मीटर है, 1.2 मीटर है जो भी है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक रेंज आई। अब जैसा भी निकाला गया हो ये एक BMI का रेंज है। अगर इससे ऊपर चले जाते हो 30 से और 30 से 40 तक तो ओबेसिटी है। ये जितने लोग दौड़ते हैं ना पनिशमेंट के तौर पर एयरफोर्स में, आपके पापा लोग, वो ओबेसिटी के केस में। और अंडर वेट है जो 18 से नीचे है। समझ में आ गई बात? वो लोग दौड़ाते हैं जिससे वो आ जाए, ठीक है। नाउ अब जरा और चेक करें कि बात ना करो प्रांजल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉल्ड रेगूर सॉइल? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? 15 इनको बताने दिया करो। रेगूर का मीनिंग क्या है? एटिमोलॉजी ऑफ रेगूर सॉइल। सो ये तेलुगु वर्ड है, दैट इज रेगूर का मतलब है रे प्लस गूर। तो रे का मतलब है ये एक तेलुगु का शब्द है जिसमें ब्लैक, और गूर का मतलब है क्लम्प सॉइल, जिसका एक साथ गुच्छा गुच्छा बन जाए। तो ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल कहते हैं। ये तेलुगु का शब्द है, काली मिट्टी को रेगूर कहते हैं। अब देखो which of the following soil is developed due to intense leaching? यस, पानी सब अंदर चला जाए, उससे सारे उसके मिनरल्स अंदर चला जाए, तो जो ऊपर बचेगी उसमें जान नहीं बचेगी, तो वो लेटराइट सॉइल है। सर राजस्थान में किस टाइप की soil है? Arid soil. Which of the following soil is generally sandy in texture and saline in nature? यहाँ की मिट्टी कैसी है? सैंडी हो गया टेक्सचर में और सैलाइन हो गया, उसमें साल्ट सबसे ज्यादा है यहाँ की मिट्टी में। तो बबूल, कीकर यही सब उग सकता है। ब्लैक सॉइल में क्या ग्रो करती है? क्या ग्रो करता है? निकाल रहा हूँ। होटल अब देखिए हेलो, हाँ बात किया उनसे, वो चला देंगे। टी में तो वो होती है ना, और वो ये भी बोल रहे हैं कि 6 दिन बाद पेन वालों को बुलाओ तो फंक्शन कैसे हो पाएगा हमारा। और वो यानी इनको हम भेज दो वापस 6 दिन बाद बुलाओ। वो पूरा MCQ रहता है ये वो। बच्चे का वेट आता है तो कैसे निकालते हैं? Which of the following soil is found in hilly areas? Hilly area में बात मत करो। Hilly areas में कौन सी सॉइल पाई जाती है? Hilly एरिया में क्या फॉरेस्ट सॉइल होगी कि रेड सॉइल होगी कि ब्लैक सॉइल होगी कि एलुवियल? सर फॉरेस्ट सॉइल। ये सही है, क्योंकि जो हिली एरिया ना, जो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे पास तरफ जो है
ये किस तरीके के हिमालय, लोअर हिमालय, एक जो दूर है ये इनर हिमालय कह सकते हो, इनर हिमालय। तो ये सब फॉरेस्ट हैं, जंगली जंगल तो हैं। आप इसी के चलिए पूरा जंगल है जितना भी है, तो वहाँ पे कौन सी सॉइल है? फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन ये पहाड़ी बहुत ऊपर चले जाओगे जब अपर हिमालय में तब माउंटेन मिलेगी, लेकिन ये लोअर है वो जंगली जंगल है। ओके, सो फाउंड इन हिल कह रहा है, कोई माउंटेन तो नहीं कह रहा है। अगर हिल छोटी होती है ना, पहाड़ी होती है, हिल में बर्फ नहीं जमती है, हिल स्टेशन ठंडा होता है लेकिन बर्फ नहीं जमती है। तो हिली अगर कहीं माउंटेन कहेगा तब माउंटेन सॉइल कहेगा। अब देखो मेथड ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन द क्रॉप। अगर हम बीच बीच में स्ट्रिप्स बना दें उससे क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है, डिग्रेडेशन नहीं होता। यस, मिट्टी जो सॉइल बहेगी, मृदा प्रदन को रोकता है, सॉइल जो है इरोजन को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में और भी कुछ है क्या? सर मैप वाला एक बार बता दें। मैप बता अरे दो मैप है। दो बात ना करो। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या? हाँ हाँ भाई, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक Now, just let us have certain objective type question. So, which of the following is developmental goal for the landless rural laborers? उनके लिए क्या है? वो क्या सोचते हैं? सर हाई इनकम और ज़्यादा दिन की वो देखो, who educate their children to get house as land, more days of work and better wages. यही है। Which of the following is development goal common to all? That is freedom, that is regular work, security, respect and high level of income and better quality of life। चार दिए common to all। देखो freedom, ठीक है, और इसके अलावा security and respect और रेगुलर वर्क, हाई लेवल ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर वो सेकंड का आंसर क्या है? डी, फ्रीडम। दैट इज हाई लेवल ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हो सकता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में सब कुछ आ जाता हो, हाई लेवल ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वह बता दो नीचे। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मनी कैन नॉट बाई? बताओ मनी क्या नहीं खरीद सकती। Which is the most common method of measuring the economic development of a country? सर एवरेज इनकम। सर लिटरेसी रेट। सुनिए, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग, क्या हम सिक्योरिटी देखेंगे, उनकी इनकम देखेंगे, फ्रीडम देखेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं उनकी सिक्योरिटी देखूं, कि उनका इक्वल ट्रीटमेंट देखूं, कि उनका फ्रीडम देखूं, कि उनकी इनकम देखूं। इनकम, तो इनकम ही दिया हुआ है, इनकम ही दिया है। Which of the following is people's goal in addition to higher income? So people's goal, हायर इनकम के अलावा उनकी क्या और मांग हो सकती है? क्या पीस एंड सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड ऑल ऑफ दीज? सो फिफ्थ में दिया गया है ऑल ऑफ दीज। Among the following criteria, which one is the basis of measure to develop a country according to World Bank? कौन सा क्राइटेरिया? दैट इज पर कैपिटा इनकम, नेट अटेंडेंस रेशो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कौन सा है? ये बात सही है, पर कैपिटा इनकम और ठीक है बेसिस पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है? That is the average income in which if there are 5 person in a family and total income is 30,000, what the average income of each person? तो फिर डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 30,000 रुपए 5 लोग हैं तो हर एक की इनकम कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए। Which of the following countries has the largest size of illiterate population in the world? सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग इंडिया में हैं, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, यूएसए में। श्रीलंका का तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट 99 है। सो लार्जेस्ट साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन कहाँ पे? इंडिया। क्योंकि श्रीलंका में 99% लिटरेसी। इतने लंबे गृह युद्ध के बाद, सिविल वार के बाद
Which of the following is not a component of HDI? Human development. Literacy rate, poverty rate, per capita income. Sir, poverty rate. Poverty rate. Yes, poverty rate. It is correct. अच्छा ये बताओ, who published the Human Development Report? Sir, HDI. कौन UNDP. देखो BMI, HDI, UNDP, World Bank. Sir, UNDP. UNDP, that is ये सही कह रहे हो. तो United Nations of Development Program ना, यही होगा. तो ये करता है. Which South Asian country has the first rank in HDI? तो किसकी फर्स्ट रैंक है HDI? श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया. सो साउथ एशिया में श्रीलंका को बताया गया 74. ठीक है. सर इंडिया का वन था. दैट इज फर्स्ट रैंक. जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें फर्स्ट रैंक श्रीलंका का है. नाउ which kind of resource are replenished in by nature? Now ये प्रवीण से क्वेश्चन है. कौन सा रिसोर्स जो है रिप्लेनिश किया जाता है, जा सकता है? रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स. जो रिप्लेनिशेबल है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्टॉक रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्स. फिर से उत्पाद है. मतलब क्या है कि कौन सा इसमें रिप्लेनिश हो जाएगा थोड़े दिन बाद, 10 साल 20 साल बाद फिर से आ जाएगा. रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अच्छा. नाउ विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व? मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है कि रशिया है, चाइना है कि इंडिया है? सर ऑब्वियस मतलब इंडिया है कि रशिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल? मिडिल ईस्ट है ना. ये जितने भी ये UAE ये सब है, ये मिडिल ईस्ट है. सबसे पहले क्या एग्जाम्पल दो? अब ये जो पिछली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि सेक्स रेशो इंडिया में किस स्टेट का सबसे अच्छा है? नहीं सर, आगे से नहीं था. मतलब क्या होता है? अच्छा, तो ये परसेंटेज 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां इसी जगह यही है. तो जैसे सेक्स रेशो पूछा जाएगा तो 980 पर 1000. सबसे कम 980 वुमेन. केरला में ही होना चाहिए सबसे ज्यादा. हाँ सर, सबसे कम हरियाणा में. हाँ, सबसे कम हरियाणा 940 के करीब है हरियाणा. और जबकि कई कई जगह तो 1003 तक भी पहुंच चुका है. तो सबसे ज्यादा केरला में जितनी स्त्रियां हैं पर मर्दों में, तो कितनी लेडी फीमेल पर 1000. हाँ यही सर है. इंटरनेशनल अच्छा, और बताओ इकोनॉमिक्स में और क्या आ रहा है? हाँ बिहार में और भी कोई चैप्टर है? सर फेडरलिज्म पावर शेयरिंग सेक्टर में आ रहा है किसने कहा? हाँ आ रहा है सर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आ रही है. हाँ सर. आ रहा है. हाँ, कौन सा हाँ, टाइप है? हाँ, 2 हफ्ते पहले कर रहा हूँ. मत पढ़ थोड़ा देर. नहीं आ रहा. नहीं पढ़ा तो आता है बट डिवाइस नहीं आ रही. उसका भी रिव्यू तो देगा. रटना बाकी है. ये हां भाई मैं यार Just एक मिनट. फिर रात को बैठ वही करेंगे. तो उसकी वीडियो देख. कोई शान अच्छा वो सेक्टर वाला है. उसको कितने बजे जाता है? क्या 8 बजे. मैं लेट आऊंगा. मतलब हम 8 बजे पहले आ रहा Now, the second chapter, sectors of Indian economy के कुछ क्वेश्चन देखते हैं. That is okay. Fill in the blanks नहीं आता है आप लोगों को? नहीं आएगा. नहीं आते एमसीक्यू नहीं आता कुछ नहीं आएगा. एमसीक्यू और एसएसआर. एक मिनट. सर की एसबीएस स्टडी का आ जाएगा. नहीं आएगा. सिविक्स से जो छोटे छोटे नहीं आएगा. मैं नहीं आएगा. Now, there are some MCQ. Let us see. कि 15 MCQ इसके. कि when we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of the sector. So exploiting natural
रिसोर्स को अगर हम एक कोई गुड बनाते हैं सर सेकेंडरी है सर ये तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ऑल ऑफ सर दीज। सेकेंडरी ऑल ऑफ द वन का सी दिया गया है, दैट इज अगर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स तो ये प्राइमरी है, मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब है कि उसका दोहन करके उसमें से सीधा लेके कोई प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे आपने गेहूं उगा लिया, अब गेहूं से बिस्किट बना रहे, तब तो नेचुरल रिसोर्स का कोई दोहन नहीं है, प्राकृतिक संपदा का। कब है? जब गेहूं उगा रहे थे तब था, बिकॉज यू आर डिप्लीटिंग द वो जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरीके से when you are exploiting natural resource, so that kind of production of goods is called, इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी। अब एक श्रेयांश का क्वेश्चन है, which one of, कोई और भाई ना बताए, which one of the following occupations is not, बात ना करिए, which one of the following occupation is not associated with primary sector? Basket weaver, gardener, beekeeper and priest. Sir, priest. Priest, that is प्राइमरी सेक्टर नहीं, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। बाकी बी कीपिंग प्राइमरी सेक्टर है और सारी चीजें। बास्केट वीवर तो प्राइमरी, नॉट एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर। तो अब इसमें बात ना करो, सेकंड का डी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? कौन सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है? नाउ अस्मित, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, बी कीपिंग, लंबरिंग। सो सेकेंडरी सर सेक्टर नंबरिंग क्या होता है? लंबरिंग भाई क्या होता है? पाइप का ठीक करना। सर लंबरिंग भाई नहीं सर, लंबरिंग का मीनिंग देखें जरा, इसका मीनिंग ऑफ लंबरिंग लीकेज दैट इज, क्या होता है? इसलिए वर्ड है सेक्सोनिक। लंबरिंग का मतलब है सेक्सोनिक वो बताता ही नहीं। कटिंग डाउन ट्रीज, जो पेड़ वेड़ काटते हैं उनको लंबरिंग। लंबरिंग हाँ, so which one is the activity of secondary sector? Manufacturing, fishing, beekeeping। ये सही है, ये सही है। Which one of the following economic activity is not a tertiary sector? इस अस्मित बताओ, टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है। बैंकिंग, टीचिंग, गार्डनर और वर्किंग इन ए कॉल सेंटर। पांडे बताओ, which one of the following is example of tertiary sector? गार्डनिंग टर्सरी सेक्टर पूछा जा रहा है, सेवा क्षेत्र, that is gardening, farming, banking, mining। बैंकिंग हो जाएगा। नाउ कम्युनिकेशन इज एक्टिविटी, कम्युनिकेशन जो संचार हो या कुछ भी हो, ये किस चीज में आती है? टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या किसी में? सर्विस प्रोवाइडर। कम्युनिकेशन ही किसको कह रहे हैं सर? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर को कह रहे हैं। 6 में इन्होंने कहा है टर्सरी। एक और बताओ फिर, द अदर नेम ऑफ टर्सरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंटल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। सही है। Okay, which one of the following activities continued to prove to be the largest employer between 1973 to 2021 तक, जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, बैंकिंग। ये बात सही होनी चाहिए। नाउ एक और बताओ, which of the following is the most appropriate meaning of underemployment? So underemployment किसे कहना पसंद करोगे? Workers are not paid for their work. Workers are working less than what they are capable of doing. Workers are working in a lazy manner या all of these. और बी एक है कि वर्कर्स को उनका काम का पैसा न मिले, या अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करें, या फिर वर्कर्स आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर, या ऑल ऑफ दिस। नाउ ये बताइए, which of the following is the most appropriate meaning of underemployment? That is, workers are not paid for their work. तो आपको ये बताना कि which is now which आपको ये बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क, ठीक है, वर्कर्स आर वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी, या फिर है वर्कर्स आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर और ऑल ऑफ दीस। सर लेस देन देयर कैपेसिटी। एक और बताओ, व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन ए वर्क देन रिक्वायर्ड, व्हाट डज इट इंडिकेट?
अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ दिस। मतलब इफ कहा गया मोर पीपल आर एंगेज इन ए वर्क देन रिक्वायर्ड, तो इसे क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा, ये छुपा हुआ सर बेरोजगार। अगर वो नहीं भी होंगे तो भी प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दो लोग सही कहती में 10 भाई काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सभी रोजगार, एक दुकान खुली है 6 भाई बैठा था 2-2 घंटा, कह रहे हैं हम सभी की दुकान है। एम्प्लॉयमेंट नहीं। और फिर ओके नाउ एक बार हम इस चीज को देख भी लें कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कितनी तरीके के होते हैं, तो उसमें फिर पता चल जाएगा। कम्युनिटी आगे भी तरफ बिक्री करते हैं। So types of unemployment and their meaning। देखिए तो 4 चीजें हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिशिएंट, सर मतलब यानी अगर मान लीजिए डिमांड नहीं है, ठीक है, और 1 मिनट, ठीक है, बेरोजगारी एक और भी चीज और भी कुछ चीजें देख लें, ठीक है। तो हम थोड़ा दूसरे देखें, बात ना करें। एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर ये थोड़े अनसुने से लगता है। अभी पता चल जाएगा। फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जानते हो क्या? सीजनल जब कटाई होगी तो उन्हें काम मिल जाएगा मजदूरों को। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल चौथा है स्ट्रक्चरल, हम लोगों नहीं है जो बता देंगे। साइकिल मतलब पूरे साल और टेक्नोलॉजिकल, सर ये दर्द का लगेगा। और नेक्स्ट है डिस्गाइज, सर बस ये ठीक है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप और कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, अलग अलग तरीके से। अपनी इच्छा से आते हैं। हाँ, सो अभी हम अलग अलग नाम जो आप लोग जानते हैं, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एक ओवर एम्प्लॉयमेंट है, एक सीजनल है, और एक है डिस्गाइज। हम लोग यही 4 जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते ना। सीजनल भी जानते हैं, तो सीजनल है, डिस्गाइज ही जानते हैं, और 7 क्या जानते हैं? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर 8 क्या है? ओवर। और किसी के मन में कोई नाम है तो बता दो। इतना ही है ना, यही 4 हैं। 3 ही आएंगे सर। इन्हीं में देख लेते हैं। व्हाट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? So it is a condition in which workers are employed in less than full time or regular job or insufficient job or training or economic needs। यानी वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन लेस देन फुल टाइम। अगर आप 8 घंटे काम कर सकते हो, आपसे 2 ही घंटे काम दिया जाए, तो क्या ये अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है? सो ठीक है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्कर्स आर वर्किंग, ठीक है, इन लेस देन फुल टाइम, इन लेस देन फुल टाइम भी है। और कभी कभी ऐसा देखा है रत्नाडा में, मजदूर आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, कोई उनको लेबर हायर नहीं करता है, तो वो वैसे ही चले जाते हैं। हो सकता है उस दिन का उनको खाना भी ना मिले, तो और रेगुलर बेसिस या तो कम समय का काम मिले और या काम ही ना मिले, और ठीक है, रेगुलर जॉब नहीं है उनका। तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट। सो
इसमें क्या है, इन विच ए पर्सन कंसिस्टेंटली वर्क मोर आवर्स। अगर मान लो आपको 6 घंटे का काम करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इंग्लैंड में 1875 में ऐसी स्थिति आ गई, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कभी दिन होता ही नहीं है, इतना काला धुआं निकलता था फैक्ट्री का, गर्व से कहते थे। तो वो ओवर एम्प्लॉयमेंट है, 15-15 घंटे काम ले रहे हो, क्योंकि दुनिया को डिमांड है कपड़ों की, तो तुम सब जगह कपड़े बेचने के चक्कर में उनको सोने भी नहीं दे रहे हो। सो इफ वर्कर्स आर वर्किंग, तो तुम्हारे पास ये ओवर टाइम। हाँ, इन विच ए पर्सन कंसिस्टेंटली वर्क मोर आवर्स, सिर्फ इसलिए कि वो रोज ही कमा सके। ये भी एक तरीके का, ये ओवर एम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। रशिया में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में ये जितने भी नीदरलैंड और ये शहर है मालूम है, यहाँ 4.5 घंटे का काम है और 5 दिन का वीक है और 2 दिन की छुट्टी है, और इसके अलावा उनको इनकम टैक्स भी नहीं भरना, नहीं मानता कुछ नहीं, कोई टैक्स नहीं। सरकार ने कहा हमारे पास पर्याप्त पैसा है, तुम लोग मजे से 4.5 घंटे काम करो और वीक के इतने आवर्स हैं, और बस अपना काम करो, 5 दिन काम करो। और कई कई ऐसे कंट्री हैं, आप नाम सुन के, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। हाँ सर, तो नीदरलैंड और सब, एक जगह ऐसा है कि सिर्फ दिन के 2.5 घंटे काम करते हैं, वो भी 5 दिन, 15 आवर्स पर वीक, 15 आवर्स। यहाँ तो 1 घंटे 1 दिन में काम हो जाता है, उनको 15 घंटे हफ्ते में काम देना। तो ये ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ये ध्यान रखना। सर उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी। पॉपुलेशन कम हो ज़्यादा, लेकिन उनका क्या है कि ना कि जो भी है कुछ ना कुछ और रिसोर्स हो, जैसा भी हो, उनको टैक्स की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने बोला टैक्स किसी को सर उनको फिर इकोनॉमी कैसे पर्सन कंसिस्टेंटली वर्क मोर आवर्स देन कैन सस्टेनेबली वर्क। वो ऐसी जगह पर है कि उन्हें रक्षा क्षेत्रों में अधिक पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। उनके चारों ओर बहुत सबल कंट्रीज है, फ्रेंडली कंट्रीज है, जैसे हमारा 20% रक्षा क्षेत्रों में खर्च हो जाता है, तो उन्हें सेना नहीं रखनी है, आराम से किसी न किसी को सिक्योरिटी दे रखी। जापान क्यों तरक्की कर रहा है, उसके पास एक भी सैनिक नहीं है। अमेरिका ने सिक्योरिटी दे रखी, जब से हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा है, बोला तुम्हें सेना नहीं रखनी, वो तरक्की किए जा रहा है, सबसे ज़्यादा तो रक्षा क्षेत्र में चला जाता है। तो when a person consistently work more hours then when सर तो फिर ये ओवर एम्प्लॉयमेंट नहीं आना चाहिए। ये एम्प्लॉयमेंट है, वर्क मोर आवर्स देन इट्स कैपेसिटी। ठीक है, कभी कभी ओवर एम्प्लॉयमेंट में ये भी होता है। आपने देखा कि जो हमारी राजनयिक थी, इन्वेस्टर गई थी एक कौन अमेरिका में, तो उन्होंने कम पैसा दिया, पर आवर $80 देना पड़ता है वहाँ पर। जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए नैनी रखी थी ना, तो उसको कम पैसा देती थी, क्योंकि उतना तो पैसा है नहीं, पूरे दिन के लिए फुल टाइम ले रखी थी। तो वहाँ पर उनके ऊपर केस चला कि तुम्हारी जो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टर थी कि अब इसको काफ़ी ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई कि हम जेल में रखेंगे। तो जैसे ही भारत ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, वो राजदूत है और उसके साथ हमारा सम्मान जुड़ा है, आप ऐसा कर रहे हो, अमेरिका नहीं माना। तो इन्होंने क्या किया कि जो यूएसए का इन्वेस्टर था उसके सामने से सारी फोर्स हटा ली, बोला तुम हमारे यहाँ का सम्मान नहीं करोगे तो हमें नहीं मतलब है, तुम्हारे इतने दुश्मन है, कोई तुम्हारे राजनयिक को मार डाले तो मार डाले, हमसे सेना उसी टाइम पे उन्होंने देवयानी को वापस भेज दिया ससम्मान अपनी फ्लाइट से। समझे ना, इंडिया ने क्या करा था? बोले हम तो सिक्योरिटी हटा रहे, तुम हमारे वाले का नहीं कर रहे हो सम्मान, देवयानी का नहीं कर सकते हैं ना, देवयानी का नाम सुना है। तो फिर बोले तुरंत उसी टाइम पे उन्होंने भेज दिया, बोले खूब सारे चार्जेस वापस लिए गए, टेकन बैक एंड देवयानी फ्री। उसमें उसने अपनी नैनी को $80 अगर देगी, वो जो बच्चों को पालती है घर में देख करती है, अब केयर टेकर को $80 1 घंटे का दोगे तो पूरे दिन के कितने डॉलर हुए, तुम्हारी तो पूरी पेमेंट चली जाएगी नैनी में। तो इतना तो कोई नहीं दे सकता है, जितना हम लोग देते हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। वो कर भी रही थी, लेकिन उसने केस फाइल कर दिया, ये चक्कर हो गया। तो अब आपने 2 एम्प्लॉयमेंट देख लिए, अब एक हम देख लेंगे सीजनल। सीजनल तो समझते हो कि कभी कभी होता है। चौथा कौन सा है, जिस गाइस में समझे कि एक ही दुकान में 6 लोग काम करते हैं, और उसी में सबकी शादी भी हो गई, उसी को बैठ डालते हैं, जिसकी शादी होने वाली बाकी को पीछे कर देते हैं। तो ये चीज है। अब आगे देखो, नाउ नेक्स्ट इज
When more people are engaged in a work than required, what does it indicate? ये तो disguised employment. When was NREGA implemented? 2005, 2002, 2011, 2000. आप ना बोलें. नरेगा कब आया?